Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine. So today we are going to start a very new topic which is related to English ISC Reverie. The poem is The Darkling Thrush, which is written by the Thomas Hardy. So without wasting our time, just let's get started. Thomas Hardy, born in June 1840, plays at Dorset, England, reflection of Victorian era. Thomas Hardy was born in June 1840 at Dorset, England, and in his poem there was a reflection of Victorian era. In 1898, Hardy published his first volume of poetry, Wessex Poem, a collection of poems written over 30 years. 1898 में हार्डी ने अपनी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री को पब्लिश किया था, जिसे वेसेक्स पोएम्स के नाम से जाना जाता है. ये पोएम्स की कलेक्शन उनको लिखने में 30 इयर्स का समय लग गया था. मीन्स उस पोएम को लिखने का मतलब उस कलेक्शन ऑफ पोएम्स को लिखने के लिए उन्हें 30 इयर्स तक का समय लग गया था. अवार्ड्स अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड ऑल्सो फॉर फर्स्ट टाइम नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज़ इन द लिटरेचर. उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से अवॉर्ड किया गया था और उन्हें पहली बार नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था. देन ही विल बिकम इल इन दिसंबर 1927 and get died in 1928. So it is all about the Thomas Hardy. Now we move towards the summary of the Darkling Thrush. It was written by Thomas Hardy. As we all know that the Darkling Thrush was written by Thomas Hardy, described the dying of the old century. In his poem there was a dryness of old century. ठीक है, डार्कलिंग थ्रश जो है वो थॉमस हार्डी के थ्रू लिखी गई है. इनकी पोएम में ओल्ड सेंचुरी की डाइंग दिखाई गई है. दैट मीन्स ओल्ड सेंचुरी इज़ गोइंग टू बी एंड. ओल्ड सेंचुरी जो है वो ख़त्म होने वाली है एंड द न्यू सेंचुरी इज़ गोइंग टू बी टेक बर्थ. दैट मीन्स गोइंग टू बी स्टार्ट. 19 यहाँ पे जो ओल्ड सेंचुरी है वो 19th सेंचुरी है और जो न्यू सेंचुरी है वो 20th सेंचुरी है. तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो ओल्ड सेंचुरी है वो ख़त्म होने वाली है एंड न्यू सेंचुरी इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट. तो यहाँ पे जो ओल्ड सेंचुरी है एंड को एज अ उनको डेथ बेड की तरह दिखाया गया. दैट मीन्स ओल्ड सेंचुरी की डेथ होने वाली है और न्यू सेंचुरी की बर्थ होने वाली है. ठीक है. ही टॉक्स अबाउट द डाइंग ऑफ 19th सेंचुरी एंड द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. यहाँ पे 19th सेंचुरी की डाइंग की बात हो रही है कि मतलब 19th सेंचुरी डेथ होने वाली है एंड द 20th सेंचुरी का बर्थ होने वाला है. दैट मीन्स इज़ गोइंग टू बी बिगन. Because of industrial revolution and the changes brought about in this society, polity, economic and religion policy. क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए थे इसलिए बहुत सारे चेंजेस भी आए थे सोसाइटी में. काफ़ी पॉलिटिक्स में भी काफ़ी चेंजेस आ गए थे. इकनॉमी भी काफ़ी हद तक चेंज हो गई थी एंड रिलीजन बिलीफ्स भी चेंज होने लग गए थे लोगों के. क्योंकि एज़ वी ऑल नो कि अगर रिवॉल्यूशन होता है तो रिवॉल्यूशन से कितने सारे चेंजेस हो जाते हैं. सिर्फ एक रिवॉल्यूशन ही होती है जो काफ़ी हद तक चीज़ों को चेंज कर देता है. काफ़ी हद तक चीज़ें और नीचे आ जाती हैं. अभी जैसे हम लोग में कोविड आया था तो कोविड एक महामारी के एज अ पेंडेमिक की तरह उसको लिया गया था. तो इससे हमारी इकनॉमी कितनी फॉल हो गई. वैसे ही वॉर में भी होता है कि वॉर से जितने उसमें इतने खर्चे होने लगते हैं कि मतलब वॉर्स में लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करवाने में. तो इस तरह से काफ़ी हद तक चेंजेस आने लग जाती है. कितनी हद तक अपनी इकनॉमी गिर जाती है. सोसाइटी में भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं. कितनी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. रिलीजन बिलीव्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो एक रिवॉल्यूशन काफ़ी हद तक चेंजेस ला चुका था. He feels that all has changed, civilization has decayed, and he does not know what will replace it. ठीक है. अब यहाँ पे जो नरेटर होते हैं, जो थॉमस हार्डी होते हैं, वो सोचते हैं, वो ये चीज़ फील करते हैं कि सब कुछ चेंज हो चुका है एंड सिविलाइजेशन हैज़ डिकेड. मतलब जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो चुकी है एंड ही डज़ नॉट नो व्हाट विल रिप्लेस इट. और उन्हें ये भी नहीं पता है कि क्या उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया है. ऐसा क्या हो गया है कि इससे रिप्लेस हो गया है सब. क्यों इतनी रिप्लेसमेंट आ गई है. क्यों सब कुछ चेंज हो गया और उसको कैसे हम रिप्लेस करें. इसको कैसे हम सही करें. ही वॉज डीपली डिप्रेस्ड बाय दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड ही वॉज डीपली डिप्रेस्ड. इस चीज़ को सोच करके वो काफ़ी हद तक डिप्रेस्ड हो गए थे. ही वॉज रियली वेरी डिप्रेसिंग मूड. ठीक है. वो शुरुआत में जैसे ये पोएम के स्टार्टिंग होती है तो वो काफ़ी डिप्रेसिंग डल मूड में होते हैं. बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो धीरे धीरे उनका जो मूड होता है वो क्वाइट होने लगता है एंड ही बिकेम काम. ठीक है. एट लास्ट इन द पोएम ही बिकेम काम. तो वो लास्ट तक पोएम में शांत हो जाते हैं. तो उसका रीज़न क्या होता है कि अभी तो ये डिप्रेस्ड है. तो ही इज़ डीपली डिप्रेस्ड बाय द स्टेट ऑफ अफेयर्स. वो ये सारी चीज़ें देखते हुए काफ़ी डिप्रेसिंग मूड में हैं. काफ़ी डिप्रेस फील कर रहे हैं.
he hears a thrush singing joyfully, which befalls him to think about the cause of birds' happiness in such a gloomy landscape. उसके बाद उन्होंने एक थ्रश की सिंगिंग को सुना। थ्रश एक बर्ड होती है, तो वो बहुत जॉयफुली गाना सिंग कर रही थी, सॉन्ग सिंग कर रही थी। तो यहाँ पे वो काफ़ी जॉयफुली सिंग कर रही थी। तो ये जब वो उन्होंने देखा कि इतनी इतनी ठंड में, मतलब इस एटमॉस्फेयर में एक बर्ड है और इतनी जॉयफुली सिंग कर रही है सॉन्ग को, तो वो विच बेफल्स हिम टू थिंक अबाउट द कॉज ऑफ बर्ड्स हैप्पीनेस इन सच अ ग्लूमी लैंडस्केप। मतलब उसने इनको फोर्स कर दिया कि ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसे लैंडस्केप में, ऐसे ग्लूमी लैंडस्केप में इस बर्ड को ऐसी कौन सी खुशी मिल रही है कि वो इतने जॉयफुली गाने को गा रही है, इतने जॉयफुली सॉन्ग को सिंग कर रही है। दैट मीन्स ही डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट। उनको रीज़न ही नहीं पता चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनको बस वो कॉज जानना था कि इतने ग्लूमी लैंडस्केप में बर्ड्स को ऐसी कौन सी हैप्पीनेस दिख रही है, ऐसी कौन सी कॉज है हैप्पीनेस की, उसके मुझे भी जो पता लगाना है। तो ही वॉज थॉट अबाउट दैट। देन द बर्ड सिंगिंग हैज़ अ होप। फिर वो रियलाइज़ करते हैं, तो द बर्ड सिंगिंग हैज़ अ होप विच द पोएट डज नॉट हैव बट ही लॉन्ग्स फॉर इट। तो देन पोएट ये रियलाइज़ करते हैं कि जो बर्ड है वो इतने जॉयफुली सिंग इसलिए कर रही है क्योंकि उसके अंदर होप है। होप मीन्स आशा है, ठीक है, उसके पास होप है, इसलिए वो इतना जॉयफुली सिंग कर रही है, जो कि पोएट के पास नहीं है। जो होप पोएट के पास नहीं है, एंड ही वेट लॉन्ग्स फॉर इट। मतलब वो चाहते हैं कि मेरे अंदर भी हो, वो ये चीज़ अपने अंदर लाएंगे, ठीक है, बट इस टाइम उनके अंदर नहीं है। एंड ही थॉट, ही रियलाइज दैट कि द कॉज ऑफ बर्ड हैप्पीनेस इज़ होप। तो यहाँ पे जो मेन थीम निकल के आती है पोएम की, वो है होप, ठीक है। कि बात पहले तो ये बहुत डिप्रेसिंग होते हैं इस माहौल को देख करके, फिर उनको अचानक से एक चिड़िया दिखती है जो कि इतने जॉयफुली गाना सिंग कर रही होती है। देन ही थॉट कि इसका कॉज क्या है, क्यों इस डल एटमॉस्फेयर में, इतना ब्रिस्ट एटमॉस्फेयर में, इतना मॉइस्टी एटमॉस्फेयर में उनको इतना अच्छा, मतलब वो इतना अच्छा गाना कैसे गा रही है, उसका रीज़न क्या है। मतलब जहाँ सब कुछ इतना सन्नाटा पड़ा हुआ है, जहाँ इतना सब कुछ इतना ग्लूमी लैंडस्केप हुआ है, इतना हॉरिफाइड लैंडस्केप हुआ है, वहाँ पे वो इतना अच्छा गाना गा रही है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो यहाँ पे बस इतना रीज़न है कि फिर वो बाद में ये चीज़ पता लगाते हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे जो बर्ड है इतना अच्छा गाना गा रही है क्योंकि उसके अंदर होप है। होप है कि सब कुछ सही हो जाएगा, होप है कि हाँ, चीज़ें बिगड़ी है तो सही भी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि होप से कैसे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर हमारे अंदर होप है तो हाउ वी चेंज द थिंग्स, कैसे हम, अगर हमारे अंदर आशा है तो चीज़ें ठीक भी कर सकते हैं हम। लेकिन अगर होप ही नहीं होगी तो वी कांट बी गेट सक्सेस इन आवर लाइफ, ठीक है। अगर हमारे अंदर होप ही नहीं होगी तो वी कांट गेट सक्सेस। तो यहाँ पे होप मेन थीम निकल के आती है इस पोएम की। आई होप इतना समझ में आया होगा। देयर वॉज अ वर्ड मीनिंग्स इन दिस पोएम। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डार्कलिंग? डार्कलिंग in darkness or darkness. Coppice, an area of woodland in which trees are periodically cut to stimulate growth and provide firewood or timber. Coppice gate, a gate that opens onto the wood. Spectre grey, frost made the landscape as grey as ghost. Dregs leftover bits, desolate, deserted. Eye of day, sun, bind stem, dried out stems or bind wood. Scored crab, lyre, a U-shaped string instruments played by an ancient Greek similar to the small harp. Haunted, worried, nigh, almost near. Stanza second की word meanings. Sharp feature, the sharp outlines of the winter landscape. Corpse, a dead body. Outline stretched out on the Hardy's own compounds. Crypt, burial place tomb. Canopy, an ornamental clothes, here the cloud sky hanging over the scene. When its dead lament, the wind sound was like a going, grieving over the centuries there. Pulse, life force. Germ, state that from which things can grow. Shrunken, that has become smaller in size. Paperless, lacking passion, intensity. Blast, very strong gust of wind. Briffles, disordered, scurvy. Plume, feathers, growing gloom, depending twilight as night approaches. Stanza third, a rose burst out. Even songs sung in the evening service worshipping God. Unlimited, unlimited, aged, old, frail, fiddle, gone thin. Stanza 4, caroling, singing, aesthetic, joyful, terrestrial, to do with the earth.
afar or nigh, in the distance or nearby, air, tune, without a company. I hope you all written these meanings. Now we are going to move towards the poem. I learnt upon a coppice gate, when the frost was spectre grey, and wind wrecks made desolate the weakening eye of the day. The tangled by stems scored the sky like a string of broken lyres. All mankind that haunted nigh had sought their household fires. On the last hours of 19th century, the speaker in the poem is leaning on the gate which opens onto the wind. The gate here is a subjective, a new place and a new century, and act as a leaning subjective that a speaker is tried to be rejected. यहाँ पे आई लर्न अपॉन अ कॉपाइस गेट, ये जो कॉपाइस गेट है यहाँ पे एक तरह से एक डोर दिखाया गया कि ये जो गेट है वो एक ऐसा गेट होता है जो कि किसी लकड़ी की ओर खुलता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने अभी मीनिंग बताया था आपको, कॉपाइस एन एरिया वुडलैंड विच इज ट्री प्रोडक्ट, कॉपाइस गेट अ गेट दैट ओपन्स ऑन टू द वुड की ओर खुलता है, जो कि लकड़ी की ओर खुलता है। तो ये जो गेट है यहाँ पे नरेटर खड़े हुए हैं एंड ही वॉज ओपनिंग दैट गेट, वो उन्होंने उस गेट को खोला हुआ है, ठीक है, वो गेट खुलने वाला है। तो यहाँ पे ये गेट किस तरह खुल रहा है, ये 20th सेंचुरी बता रहा है। ये जो जहाँ ये गेट खड़े हुए हैं गेट पे, तो ये गेट के एकदम बीचों बीच खड़े हुए हैं, जिसके इधर 19th सेंचुरी है जो कि ख़त्म होने वाला है, और ये जैसे ही उस गेट को पार करेंगे वहाँ से 20th सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंपैरिजन किया गया है कि वो गेट पे खड़े हुए हैं, उनके लेफ़्ट साइड 19th सेंचुरी, उनके राइट साइड 20th सेंचुरी, और जैसे ही वो अपने गेट के उस तरफ जाएंगे तो उनकी 20th सेंचुरी की बिगनिंग हो जाएगी। व्हेन फ्रॉस्ट वॉज स्पेक्टर ग्रे, व्हेन फ्रॉस्ट वॉज स्पेक्टर ग्रे मतलब यहाँ पे बताया गया है कि द गेटवे हियर इज सजेक्टिव अ न्यू प्लेस एंड अ न्यू सेंचुरी एंड एक्ट ऑफ लीनिंग सजेक्टिव एज द स्पीकर इज ट्रायर्ड टू बी रिजेक्टेड। ही इज़ आउटसाइड ऑन बैरन लैंडस्केप वेयर द विंट्री फ्रॉस्ट्री इवनिंग, ठीक है। यहाँ पे एकदम बैरन लैंडस्केप है, दैट मीन्स यहाँ पे इस टाइम जो मौसम है यहाँ पे फ्रॉस्ट वॉज स्पेक्टर ग्रे, यहाँ पे जो फ्रॉस्ट है वो एकदम स्पेक्टर ग्रे है, मतलब एकदम इतनी ग्रे है एज अ घोस्ट, ठीक है, एज ग्रे एज घोस्ट, मतलब इतने यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को कंपेयर किया है कि यहाँ पे जो फ्रॉस्ट है इस तरह से डरावनी लग रही है जैसे कि एक घोस्ट डरावना लगता है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, जैसे ऊपर लाइन में भी कंपैरिजन किया गया, नीचे लाइन में भी कंपैरिजन कर रहे हैं कि व्हेन द फ्रॉस्ट वॉज स्पेक्टर ग्रे, मतलब जो फ्रॉस्ट है वहाँ पे एक स्पेक्टर ग्रे। देखिए जो ठंड का मौसम होता है, विंटर होता है, उसको हम एक ऐसा मौसम मानते हैं जहाँ पे कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं होती है। देखिए क्योंकि वहाँ पे जर्मिनेशन, प्लांट्स की भी जर्मिनेशन बंद हो जाती है, तो वहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस क्रिएट नहीं होता है, मतलब कोई भी हरियाली नहीं होती है, फिर यहाँ पे कोई भी जर्मिनेशन नहीं होता है। तो एक तरह से डेथ मंथ माना जाता है, इसको एकदम एज अ डेथ रिफ़र किया जाता है कि मतलब यहाँ पे जो पेड़ होंगे वो भी सूख जाते हैं, वो भी ख़त्म होने की कगार पे आ जाते हैं, कोई नया जर्मिनेशन लेता नहीं है। तो ये एज नेगेटिव पॉइंट की तरह लिया गया है इस विंटर सीजन को, ठीक है। तो व्हेन फ्रॉस्ट वॉज स्पेक्टर ग्रे मीन्स यहाँ पे जो लैंड है एज ग्रे एज घोस्ट और हॉन्टेड लैंडस्केप, मतलब एकदम हॉन्टेड लैंडस्केप बताया गया है। कितना हॉन्टेड, मतलब इस कि मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ, एक कॉपाइस गेट पे खड़ा हूँ जहाँ की जो लैंड है वो एकदम हॉन्टेड है, एज अ घोस्ट हॉन्टेड है वो, ठीक है। एंड विंटर ड्रेस मेड डेसोलेट द वीकनिंग आई ऑफ द डे, इट सीम्स दैट देयर इज़ नो लाइफ एट ऑल एंड एंटायर वर्ल्ड इज़ ग्रे। वो उनको लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी लाइफ, यहाँ पे कोई भी ज़िंदगी रही नहीं गई है इस दुनिया, इस धरती पे। एट ऑल द एंटायर वर्ल्ड इज़ ग्रे, और पूरी दुनिया जो पूरी वर्ल्ड है वो ग्रे में कन्वर्ट हो गई, दैट मीन्स एज हॉन्टेड एज घोट कन्वर्ट हो गई है। कुछ उनको दिख ही नहीं रहा है, मतलब इतना कुछ भी अच्छा दिख ही नहीं रहा है, वो सब कुछ नेगेटिव पॉइंट पे ले रहे हैं। दिस इट ब्रिंग्स कोल्ड एंड डार्कनेस, यही चीज़ है जो कि कोल्ड और डार्कनेस लेके आ गया है। मतलब कोल्ड भी लेके आया, मतलब विंटर तो लेके आया है, प्लस मतलब कुछ तुम्हारा ना रिप्रोडक्शन हो रहा है, ना जर्मिनेशन हो रहा है, ना अच्छा लग रहा है, ठंड का मौसम है, सब अपने घर के अंदर हैं, ठीक है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, और डार्कनेस है मीन्स जब, क्योंकि वहाँ पे सन तो होता नहीं है, तो वहाँ पे डार्कनेस ही होगा। तो इट सीम्स दैट देयर इज़ नो लाइफ, वहाँ पे कोई लाइफ नहीं लग रही है उनको। द एंटायर वर्ल्ड इज़ बिकम ग्रे हो गया है। इट शोज़ दैट नेचर इज़ रेंटलेस एंड फोर्स्ड एंड द वर्ल्ड टर्न्स अवे फ्रॉम द सन, और जो पूरी दुनिया है, पूरी जो दुनिया है वो सन से कन्वर्ट होकर के एकदम कोल्ड और डार्कनेस में कन्वर्ट हो गया है। मतलब वहाँ पे सन नहीं है तो पूरी जो दुनिया है वो कन्वर्ट हो गई है कोल्ड और डार्कनेस में, ठीक है। द वर्ल्ड ड्रेक्स मीन्स लेफ्ट ओवर बिट्स फॉर अ लास्ट ऑफ एज द डे एंड्स,
अब यहाँ पे जो ड्रग्स है, देखिए यहाँ पे जो ड्रग्स वर्ड, द विंटर्स ड्रग्स मेड डेसोलेट, ये जो वर्ड यूज़ हुआ है ड्रग्स मीन्स लेफ्ट ओवर बिट्स, मतलब थोड़ी सी कुछ बिट्स बाकी है, कुछ टाइम और बाकी है जब ये दिन भी ख़त्म हो जाएगा। मीन्स 90th सेंचुरी की शाम है, ये 90th सेंचुरी एंड होने की शाम है और 20th सेंचुरी शुरू होने वाली है, ठीक है। तो शाम को, ये शाम की बात हो रही है कि मतलब कुछ टाइम इनका रह गया है, कुछ टाइम के बाद ये दिन भी ख़त्म हो जाएगा और नया सेंचुरी शुरू हो जाएगा। And the sun weakens, that is light fades and make the twilight desolate, that means then landscape become deserted। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कुछ समय बाद, मतलब अब तो शाम होने वाली है, तो ये जो आपकी आई ऑफ द डे है, आई ऑफ द डे किसे माना जाता है, सन माना जाता है, तो जो सन है वो भी आपका डूबने वाला है, तो अब ये दिन ख़त्म हो जाएगा, अब ये दिन ख़त्म होने वाला है, तो अब शाम होने वाली है और कल दूसरा 20th सेंचुरी भी शुरू हो जाएगा। तो अब उनको क्या लग रहा है कि जब ये सन भी चला जाएगा तो वैसे भी सब कुछ कोल्ड और डार्क था, अब तो एकदम द लैंडस्केप बिकम डेजर्टेड, अब सब डेजर्टेड हो जाएगा। मीन्स अब कोई यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, कुछ भी एकदम उनको खाली सा लग रहा है उनको, ठीक है। मीन्स अनबैरन चीज़ें लग रही हैं उनको कि अनबैरन हो गया है पूरी ज़मीन और उनको डेजर्टेड फील हो रहा है, सब कुछ डेसोलेट हो गया है, अब उनको लाइट्स भी फेड हो रही हैं, उनको ये सब लग रहा है। In the 5th and the 6th stanza, the poet has used the smile to compare the tangled pine stem to string of broken lyres। यहाँ पे देखिए tangled pine stem और string of broken lyres भी दिया गया है। Pine stems are the stems of shrubs। जो pine stems होते हैं वो shrubs के stems होते हैं, ठीक है। And the lyre is a string musical instrument similar to the harp। harp देखा है, जैसे हार्प एक टेरेस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट होता है, टेरेस्ट्रियल चीज़ों में यूज़ होता है वो इंस्ट्रूमेंट। तो बाइन स्टेम जो होती है वो श्रब्स की स्टेम्स होती हैं और जो लायर होता है वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे कि हार्प होता है, ठीक है। द स्टेम्स ऑफ क्लाइंबिंग श्रब्स रिमेन द स्पीकर स्ट्रिंग्स एंड ओल्ड ब्रोकन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। The stems of climbing shrubs remind the speakers the strings of old broken musical instruments। तो जो shrubs है, जो पेड़ पे जो shrubs उनको दिख रही हैं, जो टहनियाँ उनको दिख रही हैं, वो कुछ इस तरह से लग रही है, कुछ टूटी हुई है, क्योंकि ठंड का मौसम है, कोई जर्मिनेशन हो नहीं रहा है, तो उनको उस टाइम वो जो टहनियाँ है वो इस तरह से टूटी हुई उनको लग रही हैं, उस तरह से मतलब अजीब सी लग रही है, क्योंकि उसमें कोई जर्मिनेशन नहीं है, तो वो टूटी सी हुई हैं, गिरने वाली हैं, कुछ सूख गई हैं, कुछ मतलब अजीब सी हुई हैं। दैट मीन्स वो कुछ अब उसमें बिल्कुल पेड़ वेड़ तो उग नहीं रहा है, तो कुछ गिरने वाली हैं, कुछ है भी तो बेजान है। तो उनको क्या लग रहा है कि वो एक कंपेयर कर रहे हैं कि एकदम जैसे ओल्ड ब्रोकन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, जैसे पुराना टूटा हुआ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी लायर्स टूट गई हों, तो उससे कंपेयर किया गया है कि एक पेड़ है जिसकी लायर्स टूट गई हैं। दैट मीन्स जैसे एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की लायर्स टूट जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर पाते हैं। लाइक वो जो पेड़ है उसके भी जो स्टेम्स है वो भी एकदम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह टूटी हुई हैं, ठीक है, ये बताया गया है। द टैंगल स्टेम्स आर ऑल्सो द रिमाइंडर ऑफ समर, और जो टैंगल स्टेम है वो भी समर का रिमाइंडर की तरह भी यूज़ किया गया है। ये सब कंपैरिजन है विच वी हैव टू नोट, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, दैट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू ऑल। तो यहाँ पे जो टैंगल्ड स्टेम्स हैं वो रिमाइंडर ऑफ समर भी हैं, ठीक है। मेकिंग द विंटर सीम्स हार्शर बाय कॉन्ट्रैक्ट सिंस द स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट इज़ ब्रोकन। अब जो है जो आपका स्ट्रिंग का जो इंस्ट्रूमेंट है वो ब्रोक हो चुका है, दैट मीन्स ब्रोकन दिखा रहा है वहाँ पे कि टूट चुका है जो इंस्ट्रूमेंट है। देयर इज़ नो म्यूज़िक, नो साउंड, नो सजेस्टिव बैरनेस ऑफ लैंड, मतलब यहाँ पे अब कोई ज़िंदगी ही नहीं रह गई है, कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई साउंड नहीं है, बैरन हो गया है, सजेस्टिव बैरनेस ऑफ लैंड। तो यहाँ पे दिखा रहा है मतलब कोई साउंड नहीं है, कोई म्यूज़िक नहीं है। जैसे जब एक सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट की लायर टूट जाती है, स्ट्रिंग टूट जाती है, तो वहाँ फिर उस इंस्ट्रूमेंट से हम कोई भी सॉन्ग नहीं प्ले कर सकते, कोई भी म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकते, वो ख़राब हो चुका है। तो लाइक दैट कि एक मतलब यहाँ पे बताया कि जिस तरह पेड़ की टहनियाँ टूटी हुई हैं, ठीक है, वो एकदम बंजर से तो उनको लग रहा है कि लैंड एकदम बंजर हो चुकी है, यहाँ पे कुछ नहीं बाकी रह गया। तो सजेस्टिव दैट द बैरनेस ऑफ द लैंड, यहाँ पे लैंड एकदम बैरन हो चुका है, अनउपजाऊ हो चुका है। द ब्रोकन लायर अंडरलाइंस द एब्सेंस ऑफ हार्मनी एंड देयरफॉर सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ जॉय इन द स्पीकन विजन्स ऑफ लाइफ। जो ब्रोकन लायर है यहाँ पे, ठीक है, वो एक तरह से दिखा रहा है कि किस तरह जो पोएट है उनके अंदर हार्मनी की एब्सेंस है। हार्मनी दैट मीन्स तालमेल, उनके अंदर तालमेल की कमी हो चुकी है। दैट वो मतलब फील ही नहीं अच्छा कर रहे, वो डिप्रेस में जा रहे हैं, वो डिप्रेसिंग हो रहे हैं। उनके अंदर से जॉय, एब्सेंस ऑफ जॉय दिखा रहा है वहाँ पे, एब्सेंस ऑफ जॉय, एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस, एब्सेंस ऑफ
हार्मनी दिखा रहा है। जैसे एक ब्रोकन ऑफ लायर दिखाया गया है ऊपर, तो उनके अंदर वो ब्रोकन ऑफ लायर ये चीज़ अंडरलाइन कर रहा है, ये चीज़ उनको वो चीज़ दिखा रहा है, शो कर रहा है कि किस तरह उनके अंदर हार्मनी की कमी हो गई है, किस तरह उनके अंदर जॉय की एब्सेंस हो गई है। वो अपने ही विजन में खोए हुए हैं, ठीक है, वो अपने ही विजन में खोए हुए हैं और उनके अंदर जॉय की कमी हो गई है, उनके अंदर हैप्पीनेस की एब्सेंस हो गई है, हार्मनी ख़त्म हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें वो ब्रोकन लायर बता रहा है, ठीक है, प्रेजेंट कर रहा है। In the last two lines of the stanza, the speaker has pretended a contrast between the barren outdoors and the warm living inviting household. अब लास्ट टू लाइन्स में क्या हो रहा है, देखिए लास्ट टू लाइन्स में बोला गया है all mankind that haunted night has sold their household fires। मतलब इस haunted night दैट मीन्स इस रात में इस मतलब इस haunted night में सब इतने व्यस्त हो चुके हैं, सब अपने घर में अपने कमरे में हाउस होल्ड फायर जला करके उस आग के सामने बैठे हुए हैं। अपने वह कमरे को आउटडोर मतलब बाहर की बायरनेस से उनको मतलब नहीं है और सब अपने घर के अंदर अपने हाउस होल्ड में वार्म हो रहे हैं, अपने घर के अंदर आराम से गर्मी ले रहे हैं, ठीक है। अपने घर में हाउस होल्ड फायर जलाया हुआ है और वहाँ पे सब लोग आराम से अपना वार्मनेस ले रहे हैं फायर की, ठीक है। तो और उनको बाहर से मतलब उन्होंने अपना बाहर से एकदम कॉन्ट्रास्ट ही ख़त्म कर रखा है, वहाँ पे बैरन आउटडोर है, उनको मतलब नहीं है उससे, और उन्होंने अपने घर में अपने हाउस होल्ड फायर जलाई है जिसके सामने वो लोग आराम से बैठे हैं और वहाँ की गर्मी ले रहे हैं। द स्पीकर इज़ आउटसाइड ऑन द बैरन, और वो लोग अपना गर्मी में अंदर है, अपने घर के अंदर है, अपनी गर्मी ले रहे हैं हाउस होल्ड फायर से, और जो स्पीकर है वो घर के बाहर है, बैरन लैंडस्केप में खड़े हुए हैं, मतलब डेजर्टेड लैंडस्केप पे खड़े हुए हैं, जहाँ कुछ नहीं उनको दिख रहा है वहाँ वो खड़े हुए हैं, ठीक है। While the rest of the world is comfortably inside his warm by their household fires, और पूरी दुनिया, और जबकि वो बाहर खड़े हुए हैं और जबकि पूरी दुनिया अपने घर के अंदर है, अपने आराम से हाउस होल्ड फायर के मज़े ले रही है। According to a critic, even the people who have gone home to the warmth of their fire seem to have assumed a ghost quality। अच्छा, यहाँ पे जो लोग अपने घर के अंदर हैं, ठीक है, जो लोग अपने घर के अंदर हैं और जो गर्म मतलब हॉट हाउस होल्ड फायर ले रहे हैं, तो उनको एज अ घोस्ट क्वालिटी का दिखाया गया, घोस्टली क्वालिटी का दिखाया गया कि मतलब उन्हें मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से, वो अपने घर के अंदर है एंड आई एम आउटसाइड दी होम्स एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन दी बैरन लैंडस्केप, ठीक है। उन्हें मतलब ही नहीं है, जो लोग घर के अंदर है उन्हें मतलब ही नहीं है, तो उनको ऐसा घोस्ट क्वालिटी का दिखाया गया है। All mankind that haunted night. Thus the first stanza of the poem, the world appears to the bleak, colorless, cold place as with a few memorable melody and warmth that has vanished। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उनको लग रहा है कि द वर्ल्ड इज़ अपीयर्स टू बी ब्लीक, एकदम ब्लीक हो चुका है, एकदम कलरलेस हो चुका है, एकदम कोल्ड प्लेस बन चुका है। ब्लीक मीन्स एकदम फीका हो चुका है, कलरलेस हो गया है, मतलब कोई कलर ही नहीं रह गया, बेजान सा हो गया है, और उसके बाद कोल्ड हो गया, एकदम ठंडा पड़ गया है ये, मतलब पूरी कोल्ड मतलब क्या, मतलब उनको कोल्ड मतलब कि वहाँ पे कोई कुछ है ही नहीं, ना कोई रिप्रोडक्शन है, ना कुछ है, मतलब ना कोई सनशाइन दिख रही है, ना उनको लाइट दिख रही है, पूरा बैरन दिख रहा है, पूरा डार्कनेस दिख रहा है, ठीक है। ब्लीक हो चुका है, पूरा फीका पड़ चुका है, कलरलेस हो चुका है, ठीक है। विद अ फ्यू मेमोरीज ऑफ मेलेडी, कुछ मेलेडी के मेमोरीज़ है, मतलब अकेलापन की कुछ यादें हैं, और पूरी गर्माहट ख़त्म हो चुकी है। मतलब गर्माहट से क्या मतलब, सनशाइन ख़त्म हो चुकी है, एक आराम की चमक जो अपने एक तरह से वैनिश हो चुकी है, मतलब पूरी वार्मथ ख़त्म हो चुकी है, एक तरह से आपकी आराम ख़त्म हो चुकी है, आपकी मतलब आपकी जो हॉबी, आपकी जो जॉय है वो सब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आपके जो अंदर की जो खुशियाँ हैं वो सब एक तरह से वैनिश हो गई। यहाँ पे गर्माहट से क्या दिखाया गया है कि हाँ, हरियाली और मतलब वहाँ पे जॉय ख़त्म हो गया है, पूरा हैप्पीनेस ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो आई होप कि फर्स्ट स्टैंजा आपको क्लियर होगा। द आइलैंड अपॉन द कॉपाइज गेट, वो कॉपाइज गेट पे खड़े हुए हैं जहाँ पे जो फ्रॉस्ट है वो एकदम स्पेक्टर ग्रे है, दैट मीन्स एकदम डार्क है, एकदम डल है, उनको एज अ घोस्ट फीलिंग आ रही है। एंड द विंटर डिक्स में डेसोलेट द वीकनिंग आई ऑफ द डे, और हम शाम का समय मतलब शाम होने वाली है, दिन के आई ऑफ द डे दैट मीन्स सन डूबने वाला है और शाम होने वाली है, दैट मीन्स डार्कनेस आने वाली है। द टैंगल्ड बाइन स्टेम्स स्कोर द स्काई, और जो टैंगल्ड बाइन स्टेम्स है वो एकदम आसमान तक छू रहे हैं, जो कि स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स, मतलब जो एकदम ऐसा लग रहा है कि जो उनकी स्ट्रिंग्स टूट चुकी हैं। ऑल मैन काइट दैट हॉन्टेड नाइट, इससे नाइट में जितने भी मैन हैं वो अपने घर के अंदर है, अपने हाउस होल्ड फायर्स को ले रहे हैं, और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है।
तो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, इस बैरन लैंडस्केप को देख रहा हूँ जहाँ पे कोई भी जहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। द वर्ल्ड एकदम जो वर्ल्ड है मुझे एकदम ब्लीक, कलरलेस और कोल्ड दिख रहा है। तो ये चीज़ फर्स्ट स्टैंजा में क्लियर की गई है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द सेकेंड स्टैंजा। द landscape features seem to be the century's corpse outlet. Scripts the cloudy canopy, the wind has death lament. The ancient pulse of germ and birth was shrunken, hard and dry, and every spirit upon earth seemed favorless as I. The second stanza of the poem intensifies that the speaker personification of gloomy wintry landscape in a series of metaphors associated with death. The first metaphor refers to the sharp outlines in the winter's landscape which appears to the speaker like the sharp features of a corpse. ठीक है, the corpse of dying 19th century. That means कि जो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे 19th सेंचुरी की डेथ दिखा रहा है। ठीक है, ये जो स्टांजा है वहाँ पे डेथ दिखाई जा रही है। और किस चीज़ की डेथ है? 19th सेंचुरी की डेथ है। कॉप्स का मतलब होती है डेथ। ठीक है, डेथ बॉडी कॉप्स, द डाइंग ऑफ 90th सेंचुरी। द स्पीकर हैज़ पर्सोनिफाइड स्पीकर सेंचुरीज बाय गिविंग द कैपिटल लेटर सी। अब देखिए यहाँ पे सेंचुरी का सी जो है वो कैपिटल लेटर है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सेंचुरी पर्सोनिफाई किया है सेंचुरी का सी। ठीक है, he has given the human like characteristic as the century deadbed and the corpse like left behind has land has speakers is observing। यहाँ पर सेंचुरी ये देखिए उसका सी कैपिटल दिया गया क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो स्पीकर है वो इसको एज अ ह्यूमन कैरेक्टर में दिखाना चाहते हैं। जैसे एक ह्यूमन ख़त्म हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, एंड देयर वाज अ डेड बॉडी, उसकी डेथ लैमेंट गाए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे सेंचुरी को भी एज अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सेंचुरी है उसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक से दिखाया गया है जिसकी डेथ हो चुकी है, जिस सेंचुरी की डेथ हो चुकी है। एंड द कॉप्स इज़ लेफ्ट, जिसकी डेथ बॉडी रह गई है, मतलब जिसकी डेड बॉडी रह गई है, बिहाइंड हिम एंड द लैंड दैट द स्पीकर इज़ ऑब्जर्विंग। और मतलब सिर्फ उसकी डेड बॉडी रह गई है, एक ऐसी बॉडी जिसकी डेथ हो चुकी है, सिर्फ उसकी बॉडी रह गई है। दैट मीन्स एक ऐसी सेंचुरी जिसकी डेथ हो चुकी है और जिसके लैंड मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यहाँ पे डेड बॉडी जो लेफ्ट रह गई है, दैट मीन्स यहाँ पे जो लैंड जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा था खड़े होके, वहीं रह गई है और सेंचुरी ख़त्म हो चुकी है, सेंचुरी की डेथ हो चुकी है और सिर्फ उसके पीछे यहाँ पे जो लैंड है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो बच गई है। द क्लाउडी स्काई सीम्स लाइक एन सेंचुरी स्टॉर्म एंड द विंटर विंड इज़ लाइक दैट सॉन्ग। क्लाउडी स्काई, जो क्लाउडी स्काई है वो एकदम कब्र का काम कर रही है। ठीक है, इज़ लाइक द सेंचुरी स्टॉर्म। सेंचुरी स्टॉर्म का मतलब होता है कब्र का काम कर रही है। उस डेड बॉडी पे, मतलब सेंचुरी की जो डेथ हो गई है उस पर ये जो क्लाउडी कैनोपी है वो मतलब ये सब इमेजिनेशन है, ये सब जो पोएट की है वो इमेजिनेशन है कि जो सेंचुरी है उसकी डेथ हो चुकी है और जो क्लाउड्स है वो एज अ सेंचुरी स्टॉर्म का काम कर रही है। दैट मीन्स कब्र का काम कर रही हैं। और जो विंटर विंड है, जो वहाँ पे हवाएं चल रही हैं, जो साउंड है उसकी वो डेथ सॉन्ग है, डेथ लैमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सेंचुरी है वो सेंचुरी जो है उसकी डेथ हो चुकी है और यहाँ पे जो क्लाउडी कैनोपी है दैट मीन्स वो वहाँ पे उसकी सेंचुरीज़ की टॉम का एज अ सेंचुरी स्टॉर्म वर्क कर रहा है और जो विंटर विंड है वो डेथ सॉन्ग है। विच आर अब देखिए यहाँ पर इन लाइन 13 एंड 14, ठीक है, यहाँ पे सीड्स ऑफ स्प्रिंग की वर्ड यूज़ किया है। द सीड्स ऑफ स्प्रिंग विच आर नाउ श्रंकन हार्ड एंड ड्राई, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या है, विच सीड्स ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग्स की सीड्स की बात की गई है जो कि श्रंकन हार्ड एंड ड्राई एकदम जो कि गेट रिड्यूस इन साइज़। ठीक है, वो एकदम साइज़ में रिड्यूस हो चुकी हैं। बिकम हार्ड एंड ड्राई इन ड्यूरिंग विंटर सीज़न। अब यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न से कंपेयर किया गया है कि जैसे स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वो और अच्छे रिच होते हैं, फ्लेवर में, ठीक है, साइज़ में बढ़ने लगते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और इतने सुंदर फसलें लगती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया गया, क्योंकि विंटर का सीज़न है, डेथ हो चुकी है सेंचुरी की, मतलब यहाँ पे विंटर का सीज़न दिखाया गया है, तो हर चीज़ पोएट जो है वहाँ नेगेटिव सी में ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ पे विच आर नाउ श्रंकन हार्ड एंड ड्राई, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एशियन पल्स ऑफ जर्म्स एंड बर्थ वॉज श्रंकन हार्ड एंड ड्राई। तो यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न से कंपेयर किया गया कि स्प्रिंग सीज़न के जो सीड्स होते हैं वो किस तरह से कितने वो इस मतलब एकदम साइज़ में रिड्यूस हो चुके हैं, साइज़ में रिड्यूस हो चुके हैं, हार्ड हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि विंटर सीज़न है।
इट इज़ अ सब्जेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इज़ वेरी पॉजिटिव ऑफ नेचर एंड अ स्टैंड स्टिल। और जो नेचर है वो ऐसे ही स्थिर है, ठीक है। नेचर हिल नहीं, मतलब नेचर हिल नहीं रहा, दैट मीन्स नेचर स्थिर है, नेचर चेंज नहीं हो रहा है यार, वो मतलब विंटर में ही है, ठीक है। वो वैसे ही सीज़न है, वैसे ही एकदम ग्रॉसरी सा, हॉन्टेड सा, एकदम डल सा, डिप्रेसिंग सा उनका एटमॉस्फेयर है, और वो चेंज नहीं हो रहा, एकदम स्थिर है, ठीक है, एकदम स्थिर है, स्टैंड स्टिल। वो अभी भी वैसा ही मौसम है। एंड द नेक्स्ट स्प्रिंग माइट नॉट बी कम, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह से स्टैंड स्टिल है कि अब शायद स्प्रिंग कभी आएगा ही नहीं। उनको ये फील हो रहा है कि अब शायद स्प्रिंग कभी नहीं आएगा, और वो मौसम हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएगा, वो हमेशा के लिए ऐसे ही मौसम रह जाएगा। इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द स्टैंजा अबाउट द मैन, लास्ट स्टैंजा में मैन के बारे में बात की गई है कि एवरी स्पिरिट ऑन द प्लैनेट अर्थ सीम्स टू हैव बिकम फेवरलेस। सारी जितने भी स्पिरिट हैं, जितने भी इंसान हैं इस पे, जितने भी जितने भी इंसान रह गए इस धरती पे, बिकम्स फेवरलेस। The last 2 lines of the stanza is about men. Every spirit on the planet Earth seems to have become as fabulous as I. ठीक है, तो उन्हें लग रहा है कि इस धरती पे, इस दुनिया में जितने भी स्पिरिट हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी मतलब इंसान रह गए हैं, वो एकदम फेवरलेस हो गए। फेवरलेस मीन्स क्या होता है? लेकिंग ऑफ पैशन एंड इंटेंसिटी, मतलब जिनके अंदर कोई पैशन ही ना रह गया होगा, कुछ करने की इच्छा ही ना रह गई हो, कोई होप ही ना रह गई हो कुछ करने का, ठीक है, जिसके अंदर कोई पैशन ना हो, मतलब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो, मतलब क्या रीज़न है उसके करने का उनको नहीं पता है। वो पैशनलेस हो गए हैं, वो होपलेस हो चुके हैं, वो इंटेंसिटेड हो गए हैं, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि जितने भी स्पिरिट हैं इस अर्थ पे वो एकदम फेवरलेस हो गए हैं, मीन्स पैशन की कमी हो गई है, होपलेस हो चुके हैं, डल हो चुके हैं, उनके कोई मतलब उनके पास कोई होप ही नहीं है, क्या रीज़न है क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, उसका कोई पैशन ही नहीं रह गया है उनके पास, ठीक है। आज द स्पीकर हिम ऑल्सो, वो खुद को भी कह रहे हैं कि मैं भी फेवरलेस हो चुका हूँ। एज आई, देखिए यहाँ पर मैंशन है एज आई, एज फेवरलेस एज आई, मतलब सब फेवरलेस हो गए और मैं भी फेवरलेस हो गया, विदाउट एनी पैशन, लैक ऑफ पैशन हो गया मेरे अंदर, कि मेरे को पता ही नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, क्या हो, मतलब और मेरे अंदर होप भी नहीं रह गई है। तो वो सबको फेवरलेस बता रहे हैं और अपने आप को भी साथ में फेवरलेस बता रहे हैं। इट सीम्स दैट स्पीकर इज़ नॉट जस्ट हिंटिंग द डेथ, ये सिर्फ इतना ही नहीं बता रहा है कि सिर्फ डेथ हो रही है सेंचुरी की, बट द डेथ ऑफ पल्स ऑफ लाइफ दैट विजुअलाइज द एनर्जी हिम एंड अदर पीपल, द डेथ ऑफ होप। यहाँ पे देखिए जो डेथ बताई गई है कि यहाँ पे जो सेंचुरी की डेथ हो रही है, तो सिर्फ ये सेंचुरी की ही डेथ नहीं बता रहे हैं यहाँ पे राइटर। यहाँ पे जो राइटर हैं, मतलब जो पोएट हैं, वो सिर्फ ये नहीं बता रहे कि यहाँ पे सेंचुरी की ही डेथ हो रही है, नहीं, वो ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से कि इंसान के अंदर की होप ख़त्म हो रही है, जो उनके मतलब जो उनकी जो डेथ ऑफ पल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो एक ज़िंदगी भी ख़त्म हो रही है, ज़िंदगी इन द सेंस कि उनके अंदर की होप ख़त्म हो रही है, होप ख़त्म हो रही है, तो इसका मतलब कि उनके अंदर की मतलब एक होप ही होती है जो एक इंसान को एनर्जी देता है कि आगे कुछ करें, ठीक है। एक होप ही होती है जो इंसान को एनर्जी प्रोवाइड करती है कि आगे हमको जा कर के ये काम करना है। बट अगर हम अब हमारे अंदर होप ही ख़त्म हो रही है, तो हम लैक ऑफ पैशन हो गया, हमें पैशन हो गया, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका कोई रीज़न ही नहीं रह गया है। तो यहाँ पे बता रहा है कि एक तरह से सिर्फ सेंचुरी की ही डेथ नहीं हो रही है, यहाँ पे जो डेथ बता रहे हैं वो इंसान के अंदर ख़त्म हो रही एनर्जी की बात बता रहे हैं, जो होप की डेथ हो रही है उसको भी डिटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आई होप सेकेंड पैरा भी समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द थर्ड पैरा। At once a voice arose among the bleak twins overhead in a full-hearted even song of joy unlimited. An angel thrush, frail, gaunt and small, in blast buffled plume, had chosen thus to fling his soul upon the glowing room. In the third stanza, the tone of poem changes from dissolution to hope. अब देखिए जो थर्ड स्टैंजा में होता है, पहले दो स्टैंजा में जो पोएट होते हैं वो काफ़ी डिप्रेसिंग मूड में होते हैं, काफ़ी डल मूड में होते हैं, ठीक है, काफ़ी अनहैप्पी होते हैं। बट द थर्ड स्टैंजा की स्टार्टिंग होते होते उनके जो डिप्रेशन है वो होप में कन्वर्ट होने लगती है, ठीक है। तो देखिए जो टोन है पोएम की वो किस तरह चेंज हो रही है डिसोल्यूशन टू होप। यहाँ पर आप डाल भी सकते हैं, मैंशन भी कर लीजिए थर्ड स्टैंजा में कि द टोन ऑफ पोएम चेंजेस फ्रॉम डिसोल्यूशन टू होप। द स्पीकर सडनली हियर्स द ओल्ड थ्रश ब्रीक आउट द सॉन्ग। जो स्पीकर होते हैं उन्होंने अचानक से एक थ्रश की आवाज़ सुनी, एक बर्ड की आवाज़ सुनी, एक सॉन्ग सुना उसका, जो कि
वो ओल्ड थ्रश थी, ठीक है। वो मतलब वो जो बर्ड थी वो काफ़ी ओल्ड थी, तो उसकी जो आवाज़ थी वो बीच बीच में से टूट रही थी। बट फिर भी द सॉन्ग की जो बर्ड की जो सॉन्ग थी वो काफ़ी स्वीट थी, काफ़ी जॉयफुल थी। द सॉन्ग दैट थ्रश दैट ब्राउनिश अपर प्लूम हैज़ स्पॉटेड ब्रीज, ठीक है। यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि किस तरह मतलब वो थी कि उसके जो उसका जो मतलब उसका जो ब्राउनिश अपर था, उसका जो अपर पोर्शन था वो काफ़ी ब्राउनिश में था और वो कैसी दिखती थी, ठीक है। द सॉन्ग दैट थ्रश सिंग फिल्ड विद अनलिमिटेड जॉय, और जो सॉन्ग वो गा रही थी उसने उस एटमॉस्फेयर में अनलिमिटेड जॉय फिल कर दिया था। मतलब वो एटमॉस्फेयर कितना डल था, कितना डिप्रेसिंग था, जितना स्पीकर बता रहे थे और जितना स्पीकर ने कर रखा था, उस थ्रश की वॉइस को सुनते ही, उस थ्रश की सॉन्ग को सुनते ही वो जो एटमॉस्फेयर था वो अनलिमिटेड जॉय से फिल हो गया था। क्वाइट कॉन्ट्रास्ट विद द इमेज ऑफ वर्ल्ड दैट इज एज फ्रॉल गॉन्ट एंड स्मॉल। देखो ये चीज़ नोट कर लो कि वर्ल्ड कैसी थी। एज थी, फ्रॉल थी, गॉन्ट थी और स्मॉल थी। एज थी, ठीक है, काफ़ी मतलब एकदम गॉन्ट थी, बहुत दुबली पतली सी थी, एकदम वीक थी, बहुत छोटी सी थी। हैव ब्लास्ट बफल्ड प्लूम दैट इज़ डिसऑर्डर्ड स्ट्रेफी फीचर्स। अब मतलब अब वो ख़त्म होने की कगार में थी क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड थी, दैट मीन्स अब वो उसकी भी डेथ होने वाली है। तो वो लेकिन उसकी डेथ होने वाली है, उसको ये चीज़ पता है कि वो कैपेबल नहीं है, वो कितनी वीक है, वो अंदर से वो सब कुछ उसको पता है। फिर भी उसने देखो उसके सॉन्ग से उस एटमॉस्फेयर में कितनी जॉय भर दी, क्योंकि उस सॉन्ग में होप थी कि अभी तो मैं हूँ ना जिंदा, आई एम अलाइव, तो अभी मैं गाऊंगी, अभी जो मुझे करना है वो मैं करूँगी, ठीक है। However, the song has been referred as even song, meaning the song of sun in the evening. अच्छा, जो सॉन्ग थ्रश ने गाया था उसको इवन सॉन्ग के नाम से जाना गया है। इवन सॉन्ग दैट मीन्स इवनिंग सॉन्ग, जो कि इवनिंग में गाया गया हो, ठीक है। इट इज़ सिग्निफाइड दैट बोर्ड फॉर एन एज्ड बर्ड एंड बिकॉज द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ पे जो डे है वो लास्ट डे बताया गया है, किसके लिए? वो इस एज बर्ड के लिए भी लास्ट डे बताया गया कि उस बर्ड का भी लास्ट डे है और उस सेंचुरी का भी लास्ट डे है। द बर्ड इज़ एज एंड फ्रॉल परहैप्स फेसिंग इज ओन एंडिमेंट एंड। अब देखिए जो बर्ड है वो एज्ड है, फ्रॉल है, दैट मीन्स वो अपनी खुद की एंड को फेस कर रही है। वो उसको पता है कि उसकी डेथ होने वाली है, आज कल में उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो अपनी डेथ को फेस कर रही है। फिर भी इतना अच्छा गाना गा रही है और इस एटमॉस्फेयर को इतना अच्छा जॉयफुल बना रही है, ठीक है। फॉर फेसिंग द एंड एंड येट इट फ्लिंग्स इट सोल्स इनकैस्टिकली अपॉन डार्कनेस इवनिंग। The image of the world choosing to fling the soul upon the growing gloom, it is a subjective both hope and dispersion, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है किस तरह से जब वो उसको पता है, उस थ्रश को पता है कि ही इज़ गोइंग टू बी डेथ, ठीक है, शी इज़ गोइंग टू बी डेथ, वो अब ख़त्म होने वाली है, लेकिन वो अपनी डेथ को फेस करते हुए भी वो उस एटमॉस्फेयर में इतने जॉयफुल सॉन्ग डाल रही है, उस एटमॉस्फेयर को उसने उतना जॉयफुल बना दिया क्योंकि उसके अंदर होप है। उसको पता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आई नो कि आई एम गोइंग टू बी डाई, बट अभी तो वो अलाइव है ना, शी इज़ अलाइव नाउ। तो वो उस जो अपने उस पल को इतना जी रही है, उस पल को जी रही है कि हाँ मैं अभी अलाइव हूँ, तो मैं उसको, क्योंकि उसके अंदर होप है कि ठीक है, मैं अगर हो सकता है मैं कल ना रहूँ, बट अभी तो मैं हूँ ना, तो उस होप से उसके अंदर वो आशा है। वरना लोग क्या होते हैं कि होप खो बैठते हैं, ठीक है। अगर उनको पता चलता है कि आई एम गोइंग टू बी, मतलब मेरे को ये बीमारी है एंड मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो लोग अपनी होप खोने लगते हैं, बट ये चीज़ गलत है। इस बर्ड को भी पता था कि मैं अपनी डेथ को फेस कर रही हूँ, फिर भी इसने इतना डिप्रेसिंग, इतना डल एटमॉस्फेयर को इतना जॉयफुल और इतना अच्छा, इतना हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इसने क्या किया कि एक तरह से, अब देखिए ये जो यहाँ पे क्या है कि जो थ्रश है, इसने क्या किया है कि इसने यहाँ पे होप, मैनकाइंड के अंदर भी होप फैला दी है। दैट मीन्स पोएट के अंदर भी, पोएट जो अपनी होप खो रहे थे, उन्होंने उसके अंदर भी होप को फुलफ़िल कर दिया है, ठीक है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द फोर्थ स्टैंजा। So little cause for caroling of such atheistic sound was written on terrestrial things afar or nigh around, that I could think that tremble through his happy good night air some blessed hope whereof he knew, and I was unaware. The last stanza of the poem is filled with the scene of life and hope brought by the bird song. अब लास्ट सीन में क्या होता है, लास्ट स्टैंजा में, कि जो पोएम है वो उस लाइफ, मतलब पूरे होप से भर जाती है, ठीक है। ये जो पोएम है और जो लाइफ है वो पूरे होप से भर जाती है
किस लिए? बिकॉज ऑफ बर्ड सॉन्ग। बर्ड का सॉन्ग सुनने के बाद जो पोएम है, जो ह्यूमन लाइफ है, जो सीन है वहाँ की, वो जो अभी जैसे वो डिप्रेसिंग था, वहाँ पे सब कुछ उनको कोल्ड लग रहा था, ब्लीक लग रहा था, कलरलेस लग रहा था, बट अब क्या है कि उनको वहाँ पे होप दिखी। उस बर्ड के सॉन्ग ने उस पूरे एरिया को, उस पूरे इन्वायरमेंट को, उस पूरे एटमॉस्फेयर को होप से भर दिया। बट द स्पीकर इज़ अनेबल टू compared what terrestrial thing could make the bird so happy to make it caroling। अब लेकिन क्या है कि अब पोएट को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्या है वहाँ पे, मतलब ऐसी कौन सी टेरेस्ट्रियल थिंग है। टेरेस्ट्रियल थिंग यहाँ पे बोला गया है कि जो हेवनली चीज़ से बोला जाता है। हेवनली चीज़ दैट मीन्स कि जो ह्यूमन थ्रू ना हो, वो भगवान के थ्रू हो। तो ऐसी कौन सी हेवन थिंग है, ऐसी कौन सी हेवन की चीज़ है, ऐसी कौन सी टेरेस्ट्रियल थिंग है जिसने इस बर्ड को इतना हैप्पी कर रखा है। इसका हैप्पीनेस कॉज क्या है, ठीक है। इतना अच्छा वो गाना गा रही है, इतना अच्छा कैरोलिंग सिंग कर रही है, वो उसका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द बर्ड हैप्पीनेस? थ्रू द स्पीकर कैन रिकॉग्नाइज द जॉय इन द बर्ड सॉन्ग, ठीक है। लेकिन वो पता नहीं कर पा रहे थे कि उसके पीछे एक रीज़न क्या है। ही कैन नॉट एक्सपीरियंस इट हिमसेल्फ। वो खुद से पता नहीं लगा पा रहे थे कि उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों इतनी हैप्पी है, क्या इतना अच्छा कैरोलिंग गाने के पीछे का क्या रीज़न है। इतने डल डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर में, जिसने पोएट को भी डल डिप्रेस कर दिया था, इतना ख़राब एटमॉस्फेयर में इस थ्रश ने, जिसकी खुद की डेथ होने वाली है, फिर भी उसको इतनी ऐसी कौन सी टेरेस्ट्रियल थिंग है कि उसने इतना अच्छा कैरोलिंग सिंग किया। उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों इतनी खुश है वो। However, the word bless the capital letter of hope, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर से लिखा गया है होप। तो जो वर्ड थी वो ब्लेस किस चीज़ से थी? होप से। जो यहाँ पे वर्ड है वो होप थी उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि किस तरह वो होप थी, इसलिए वो जो बर्ड थी वो इतने जॉयफुली सिंगिंग कर रही थी। फर्स्ट एन इवेंट सॉन्ग इज़ द सर्विस ऑफ इवनिंग प्रेयर्स एज टू रीजनल सेरेमनी ऑफ द चर्च। जैसे कि चर्च में शाम को जो सेरेमनी होती है, रीजनल सेरेमनी होती है चर्च में, तो वो अपनी तरफ से जो बर्ड थी वो उस कैरोलिंग को सिंग करके उस प्रथा को, उस रिलीजन को, उस प्रेयर को ही फॉलो कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे बताया गया जिस तरह चर्च में शाम के वक्त जैसे एक प्रेयर होती है शाम के वक्त, वैसे ही ये जो बर्ड थी वो अपनी तरफ से रिलीजन सेरेमनी प्ले कर रही थी चर्च, जैसे जो चर्च में हम लोग करते थे, ठीक है। उसके बाद थर्ड होप इज़ द वन ऑफ द 3 क्रिश्चियन वर्च्यूज़। अच्छा, यहाँ पे होप क्या है? 3 क्रिश्चियन वर्च्यूज़ के बारे में बताया गया है। क्रिश्चियन वर्च्यूज़ दैट मीन क्रिश्चियन जिस चीज़ में फेथ रखते हो, ठीक है। होप यहाँ पे 3 चीज़ से डिनोट किया गया है, एक फेथ, होप, चैरिटी। फेथ मतलब ट्रस्ट, होप मतलब आशा, और चैरिटी मीन्स लव, ठीक है, टू लव एवरीवन। Finally, the speaker has personified hope as if it were a human being giving hope to mankind। ये फाइनली ये चीज़ पता चल जाती है इस स्पीकर को कि हाँ, यहाँ पे होप है, जो ये वर्ड सब कुछ पूरे मैनकाइंड को होप प्रोवाइड कर रही है। किस तरह इसने इस पूरे डल डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर को जॉयफुल में कन्वर्ट कर दिया, और ये होप ही है जो इसने इतना अच्छा मतलब इसने हमारे अंदर, हम मैनकाइंड के अंदर भी इतने होप फिलअप कर दिया। इस डिप्रेसिंग को, इतना ब्लीक, कलरलेस और कोल्ड एटमॉस्फेयर को इतना अनलिमिटेड जॉय से फिलअप कर दिया, ठीक है। Although the speaker in this poem acknowledges his incapability to understand his cause of world। हाँ, यहाँ पे स्पीकर ये चीज़ अपने इस चीज़ को बताते हैं कि हाँ, मैं इनकैपेबल, यहाँ पे पोएट ये चीज़ बताते हैं कि मैं इनकैपेबल था, कि ये नहीं समझ पाया कि एक्चुअली में क्या रीज़न था बर्ड की सिंग करने, इतना जॉयफुल सिंग करने का। वो बताते हैं कि मैं असमर्थ था, कि मैं नहीं पहचान पाया कि क्यों मैं नहीं पहचान पाया कि क्यों इतनी बर्ड इतनी खुश थी, इस एटमॉस्फेयर में इतनी खुश थी। उसके पीछे का राज मैं नहीं जान पाया था। इट फील्स हिम फीलिंग दैट देयर मे बी सम कॉज फॉर होप इन द बर्ड सॉन्ग दैट टाइम मे माइट कम, नो वॉट द कॉज, ठीक है। इट फील्स हिम विद द फीलिंग, क्योंकि अब देखिए उनको ऐसे कैसे पता चला कि होप है, क्योंकि उनको ऐसा लगा, होप मतलब जो स्पीकर थे उन्हें ऐसा लगा कि हाँ, हो सकता है कि मुझे अभी नहीं पता चला, मैं बाद में ज़रूर पता कर लूँगा कि हाँ, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों ये थ्रश इतना जॉयफुल कर रही थी। तो ये एक तरह से स्पीकर के अंदर की होप थी कि हाँ, मैं बाद में पता कर लूँगा। तो जब उनके अंदर खुद ही जब होप आई कि हाँ, जब मैं पता कर लूँगा, तो उनको ये बात पता चला कि यही होप जो मेरे अंदर आई है, वही सेम होप उसके अंदर भी है, जो इसको इतना अच्छा गाना, इतना अच्छा, यही इसके कॉज है कि इतना अच्छा गाना वो सिंग कर रही है। देन द पोएट गेट टू नो कि ये होप ही है
जो इतना अच्छा गाना गा रही है, जिसके कारण ये इतना अच्छा गाना गा रही है। सो ये थी हमारी पोएम। सो आई होप you all understand the poem. If you have any doubt, just comment on comment section, and if you understand the concept, just like, share, subscribe my channel, and also share it with your friends. Thank you. Have a great day.